Now I'll come to one point which I was telling you in the beginning कि amygdala डेवलप हो चुकी है, prefrontal cortex अभी बन रहा है. And work on my memory. Prospective memory है, future में क्या होगा. जैसे मैं अभी पढ़ाई करूँ तो प्लान करूँ तो शायद एग्जामिनेशन तक मेरा कोर्स खत्म हो जाएगी. ये जो प्लानिंग स्किल है, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, ये भी एडोलेसेंस स्टेज में डेवलप होती है. रिमेंबर टू परफॉर्म ए प्लान्ड एक्शन और रिकॉल ए प्लान्ड इंटेंशन एट द सम पॉइंट इन फ्यूचर. Dominance of amygdala over prefrontal cortex during adolescence is something which is established, right? Which implicates that adolescent this strive for sensation, excitement, which automatically leads to risk-taking behavior. Excitement बहुत होता है, emotional बहुत होते हैं, sensation seeking उनको बहुत ज़रूरत होता है. Dopamine secretion की एक management होती है इसी समय, which influences their sensation seeking behavior. This system is also known as reward system for adolescents. तो उनका reward system जो है बहुत strong है, rational center जो है वो इतना strong नहीं है. That impacts their behavior. तो इसकी वजह से क्या होती है? थ्रिल सीकिंग होता है बहुत ज़्यादा, रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है. Now risk taking and thrill seeking could be both positive as well as negative. Risk taking जैसे अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा कि ड्रग अब्यूज हुआ, इस तरह से पीयर प्रेशर में आके कुछ गलत काम कर लिए, रिस्क की बिहेवियर हो गया, बिना बताए चले गए कहीं पे हाइकिंग में, इस तरह से बिहेवियर जो रिस्क टेकिंग है. लेकिन कभी कभार रिस्क टेकिंग बिहेवियर चैलेंजिंग भी होता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. किस तरह से रिस्क टेकिंग पॉजिटिव होगा? कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? मतलब सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी डेवलप करके उनको अपने आप ही आगे बढ़ना है. तो रिस्क टेकिंग जो आप बोले वो पॉजिटिव है. और कोई एग्जाम्पल? हाँ, एक मतलब एज के हिसाब से अगर ड्राइविंग सीखना है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, लेकिन वो सीखने के लिए कोशिश कर रहा है, सो दैट कुड बी पॉजिटिव. तो रिस्क ना ले भी गलत है, यानी कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर हर समय गलत ही होता है. रिस्क टेकिंग बिहेवियर कुड आल्सो बी पॉजिटिव. एक्सप्लोरेशन, फाइंडिंग न्यू इंटरेस्ट, पैशन, ये बहुत होगी इसी समय, बट इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. एक्साइटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, ये भी पॉजिटिव है, बट दैट वुड ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एमिगडाला. डोपामाइन इन्फ्लुएंसेस द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रिल एंड प्लेजर. डोपामाइन लेवल बढ़ेगा तो थ्रिल एंड प्लेजर बढ़ेगा. नीड ग्रेटर इज टू एक्सपीरियंस सेम लेवल ऑफ डोपामाइन. दे नीड टू हैव मतलब वैरिड एक्सपीरियंस उनका अगर हो तो देन डोपामाइन लेवल मैनेजेबल लेवल पे स्टेट पे रहेगा. दे कैन ऑल्सो बी सोशली मीडिएटेड. सोशल इन्फ्लुएंस काफी होता है, पीयर प्रेशर ज्यादा होता है. इसमें एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको. अगर स्पोर्ट्स में या कोई गेम में प्लेयर ग्रुप साथ में और चीयर कर रहे हैं, उसमें उनका बिहेवियर अलग होगा. अगर कोई प्लेयर मतलब ऑडियंस में नहीं है, वो अकेले कर रहे हैं, उसमें बिहेवियर उनका अलग होगा. किसमें उन लोग ज्यादा गलतियां करेंगे? दो सिचुएशन अगर लेंगे आप कि एक वो चेस सपोज खेल रहे हैं, लेकिन उसी समय बहुत सारे पीयर ग्रुप वहां पे हैं और उन लोग चीयर कर रहे हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, हाँ करो करो अच्छा हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं. और बाकी एक सिचुएशन में चेस खेल रहा है लड़का, लेकिन लड़की जो भी है, बट ऑडियंस में और कोई नहीं है, पीसफुली वो खेल रहा है. किसमें उसका ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब कंसंट्रेशन रहेगा और ज्यादा स्कोर रहेगा? जब अकेला कर रहा है. ये बच्चे के लिए ज्यादा मतलब एडोलेसेंट के लिए ज्यादा होता है देन एडल्ट्स. एडल्ट को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है सोशल ग्रुप की इम्पैक्ट. एडल्ट अपने आप कंट्रोल में रहेंगे और परफॉर्म कर लेंगे.
छोटे छोटे गाड़ियां जो होती है उसमें बच्चे बैठ के चलाते हैं, इसे देखा होगा आप लोगों ने। उसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 2 ग्रुप लिया गया था, एक ग्रुप एडल्ट थे, दूसरे ग्रुप एडोलेसेंट थे। एडल्ट को भी बोला गया कि आप गो कार्ट जो है, जो गाड़ी छोटे छोटे होते हैं उसको आप चलाएंगे और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होता है ऑन द रोड, उसको आप मतलब जितना आप अच्छे से चलाएंगे उतना आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ये सारे समझाया गया था दोनों ग्रुप को। दोनों ग्रुप के लिए एक कंडीशन था जिसमें पियर प्रेजेंट थे और एक्साइट थे, जैसे चीयर ग्रुप होते हैं ना स्पोर्ट्स वगैरह में, इस तरह से क्रिकेट में आपने देखा होगा चीयर ग्रुप होते हैं, चीयर गर्ल्स होते हैं, चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं जब। एक ग्रुप के लिए मतलब एक कंडीशन में चीयर ग्रुप थे, एक कंडीशन में कोई नहीं था, सिंपली उन लोग गो कार्ट चला रहे थे। तो इसमें देखा गया कि एडल्ट की परफॉर्मेंस में कोई इतना फर्क नहीं था, कोई देखे या ना देखे, मेरा काम है अच्छे से चलाना विदाउट एनी मिस्टेक। लेकिन एडोलेसेंट में जब पीयर ग्रुप प्रेजेंट थे और चीयर कर रहे थे, उस समय उन लोग ज्यादा मिस्टेक तो कमिट किए, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनको तुम फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे, द वे दे आर ड्राइविंग, लग रहा था वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड थे, जैसे टू इम्प्रेस द पीयर ग्रुप। तो उसमें उन लोग ज्यादा मिस्टेक कमिट किए, और जिस समय कोई नहीं था उस समय देयर परफॉर्मेंस वाज एज सेम एज दैट ऑफ एडल्ट्स। इसका मतलब वो अच्छे से चला पा रहे हैं, ये नहीं कि चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पीयर ग्रुप आ गए वैसे ही उनका काम खत्म, वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीयर को इम्प्रेस करना उनका ज्यादा मतलब वो फील एक्साइटेड फील कर रहे थे। उस समय एमिगडाला ओवरपावर कर रहा था, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसका मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। So that indicates how the presence of peer is exciting them, and when they are excited, the amygdala is overactivated, and prefrontal cortex, which is still maturing, is not in control. So they show risk-taking behavior more. They feel more challenged. They want to show them off as high performer. So all this behavior will start in them. That's primarily because of the presence of, the activation of amygdala. अगर एडोलेसेंट को आप पूछेंगे, probably an adult would say it's shock or maybe surprise or fear. इस तरह से एक ही वर्ड बताएंगे. एडोलेसेंट सारे वर्ड्स जितने भी है
अराउंड फियर और स्केर्डनेस और सारे नेगेटिव इमोशंस के जितने भी हो सकते हैं सब बता देंगे उन लोग. एंड देयर ब्रेन एक्टिवेशन वुड हैपन हियर, that is mostly in the amygdala area, not in higher areas. Sorry. ये है एडल्ट की, सेकेंड वाला है एडल्ट की एफएमआरआई स्कैनिंग, जहाँ पे उनके एक्टिवेशन प्रीफ्रंटल एरियाज में भी हो रही है. Do you see the difference? So whenever we are reading emotions also as adults, हमारे एमिगडाला के साथ साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी एक्टिवेशन हो रहा है. सो वी आर जुडिशियस, वी आर वेरी कॉशियस इन सेइंग समथिंग, सो आवर रिस्पॉन्सेज वुड बी मोर जस्टिफाइबल. लेकिन एडोलेसेंट का सिंस एमिगडाला इज फंक्शनिंग सो प्रोफुसली, इसलिए वो सारे इमोशन रिलेटेड, और उसी के साथ साथ अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करने के लिए बोलेंगे कि किस तरह से इमोशन है, देयर बी मोर into explaining negative emotions or emotions that are more heightened, higher latency level की जितने भी emotions है वो सारे बोलेंगे. So this happens in reading of emotion. ये सारे डिस्कस करने में लगता है कि एमिगडाला शायद सारे कल्प्रिट है, उसी में ही एमिगडाला में सब प्रॉब्लम है हमारे ब्रेन में. बट एमिगडाला इज ऑल्सो important structure which helps us to experience our emotions. जैसे कि एमिगडाला इतना स्ट्रांग है और इतनी कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस ऑफ एडोलेसेंट, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी है. तो क्लासरूम में अगर फियरफुल क्लासरूम होगा, बच्चे टीचर को देखेंगे तो डर जाएंगे, पढ़ाई इतनी हेवी है कि वो किताब देखते ही बच्चे डर गए, मैटर भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि उनके लेवल का है ही नहीं, ये सारे उनको बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देता है. जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालता है क्या होता है, एमिगडाला एक्टिवेटेड हो गया क्योंकि बहुत स्ट्रेस है. तो एमिगडाला लेवल पे यहाँ से हमारी जितने भी न्यूरल एक्टिविटीज जो हो रही है ऊपर जा रहा है, यहीं पे एमिगडाला उसको रोक दिया, सो दैट इट विल नॉट गो टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. तो सोचने के लिए हमें मौका ही नहीं मिला. इतनी हाइटेंड इमोशन स्टेट है कि एमिगडाला की लेवल पे ही, मतलब लिम्बिक सिस्टम एरिया जो है वहीं पे सारे एक्टिविटीज जो है ब्रेन की वहीं पे रुक गया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक वो पहुंचा नहीं. क्या लर्निंग होगा फिर? थिंकिंग बिल्कुल हुआ ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा, सोचेगा नहीं बच्चा कुछ भी. सो दैट वुड इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा तो या तो वो बच्चा फाइट करेगा, मतलब क्लासरूम में डिस्टर्बेंस सब कुछ करेगा वो, जिसको हम लोग बोलेंगे शायद ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर उसका है, वो सारे चीज को डिफाई कर रहा है, इस तरह से होगा. या तो फिर भाग जाएगा, रहेगा नहीं क्लासरूम में, पढ़ेगा ही नहीं. या तो फिर फ्रीज हो जाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, ये तीनों चीज हो सकती है. Emotional state of the classroom is extremely important for the information passing from amygdala level to prefrontal cortex. Prefrontal cortex तक पहुंचा नहीं information, इसका मतलब है बच्चे का higher level functioning develop नहीं होगा. So that's why emotional climate of the classroom is extremely important. That would explain why children drop out. अगर फ्लाइट रिस्पॉन्स है तो भाग जाएगा बच्चा, क्लास में रहेगा नहीं, पढ़ाएंगे किसको हम लोग.
स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट रेट अगर आप देखेंगे, रीजन कुड बी 75% ऑफ द टाइम मटेरियल जो हम लोग दे रहे हैं उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं क्लास में उसको जितना हम एक्सपीरियंस लेवल पे लेके जाएंगे, जितना उसको अप्लाइड कराएंगे, जितना स्टूडेंट्स उसके साथ रिलेट करेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब जाके वो लर्निंग परमानेंट होगा। लर्निंग परमानेंट होगा का मतलब है न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्गर हो रहा है। सो यू ईदर डू इट और यू लूज इट। अगर आप करेंगे नहीं तो आप यू लूज इट। शुड डू create a classroom culture that feels safe and accepting, consistent guidelines क्या करना चाहिए क्या नहीं, teach students ways to control their own responses and monitor their emotions, visualizations and activities that are physical and tactile movement engages 100% of the brain which no cognitive skill or strategy can do. अगर वो कैनेस्थेटिकली इन्वॉल्व हो, जैसे कि कोई एक प्रोजेक्ट आप उनको कराने के लिए दे रहे हैं जिसमें कि वो खुद बना के उसको देख रहे हैं, tactile sensation is used and kinesthetic is used, visual is used, so that would also help in making neural connections better. इसके साथ और एक चीज बहुत ही सिग्निफिकेंट है जो है वीडियो गेम। वीडियो गेम हम लोग को लगता है कि बच्चे अगर वीडियो गेम खेलेंगे तो ये सही चीज नहीं है। हाँ, सही चीज नहीं है अगर वो हर समय वीडियो गेम खेलते रहे, दैट इज ट्रू। बट वीडियो गेम क्यों प्रेफर करते बच्चे? देयर आर फ्यू थिंग्स, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीडियो गेम। एक तो वीडियो गेम में देयर आर डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट लेवल तक पहुंच गया, अगर ठीक से कर पा रहा है तो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, नेक्स्ट लेवल अगर हो गया तो थर्ड लेवल पे जा रहा है। ये जो लेवल है दिस इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। अगर बच्चे को चाहिए तो उसे हाई लेवल पे जाएगा, नहीं तो नहीं। वीडियो गेम में और एक चीज है, स्कोर्स जो होते हैं वो बच्चा देख सकता है और उसको बाकी फ्रेंड्स के साथ भी कंपेयर कर सकता है, लेकिन वहां पे कोई है ही नहीं जो बोलेगा कि अरे तुमने कम मार्क रख लिया, तुम्हारी स्कोर तो बहुत कम आएगी, क्या किया था, पढ़ाई नहीं किया था। इस तरह से बोलने के लिए कोई नहीं है वहां पे। सो द लर्निंग एनवायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड। Assessment is also within the control of the child. It's not that the child is not being assessed, the child is being assessed. Achievable challenge, they can see and feel their success, वो खुद ही experience कर रहे हैं। Incremental progress gives students evidence of their incremental goals. So अभी ये level हुआ, next level पे ये यहाँ पे पहुँचेंगे, next level पे आप, ये सारे goal उसको पता है and how to reach is within his control. अगर आप कभी बच्चों की वीडियो गेम खेलते हुए देखेंगे उनकी फेस को, एक्साइटमेंट कभी देखा है उनका एक्साइटमेंट, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हमारे क्लासरूम में कभी एक्साइटेड नहीं होते हैं। इतना एक्साइटेड कभी फील करते हैं बच्चे? आपने देखा होगा क्लासरूम में बच्चों की फेस कैसे दिखते हैं? कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं दिखेंगे जैसे वीडियो गेम खेलते वक्त दिखते हैं। So can we develop something similar to a video game atmosphere in the classroom so that we can teach them happily and when they are excited, and school would be very fun for them. Failure is also would be all right, doesn't matter whether I fail. So what to do? Conventional school is like a school bus जहाँ पे सारे बच्चे बैठ जाते हैं और एक एक स्टॉप में उनको छोड़ा जाता है। ये ना हो के अगर हम सबको एक एक गाड़ी दे देते, अपने हिसाब से वो चलते, जब मर्जी घर में पहुंचते, धीरे चलाते, स्पीड में चलाते, लेकिन पहुंचते घर में। The child would have control over the learning system. The teacher would be simply a mentor.
Another important thing which we generally feel nowadays is children are losing interest in reading. बहुत कम रीडिंग की प्रैक्टिस हो रही है. स्कूल लेवल पे तो छोड़िए, जितना भी हो रहा होगा, जैसे ही वो कॉलेज में एंट्री करते हैं रीडिंग पूरी तरह से गायब. इनमें बच्चों को पूछेंगे आप लोग कितने लाइब्रेरी जाते हैं, वेरी फ्यू. सो रीडिंग की प्रैक्टिस बच्चों में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही रीडिंग करेंगे वैसे ही उनका नॉलेज तो बढ़ेगा. लेकिन नॉलेज क्यों बढ़ रही है? बिकॉज रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल फंक्शनिंग. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग. सोशल एनवायरनमेंट, जैसे कि हम लोग को लगता है कि पीयर के साथ तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करते हैं पढ़ाई, तो पीयर टीचिंग, प्रोजेक्ट में ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इस तरह से एक्टिविटीज ओवर हियर टू डू इट. ये आपको अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा टाइम लगेगा. इसमें आप अपने आप को डिवाइड कर दीजिए ग्रुप में. एक ग्रुप में आप 4-5 लोग बैठ जाइए. एनी टॉपिक आप सोच लीजिए अपने हिसाब से, कोई भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो आपके लिए, और उसमें एक क्लासरूम टीचिंग डिजाइन कीजिए जो कि गेम डिजाइन की तरह होगा, वीडियो गेम की डिजाइन की तरह होगा. प्लान करेंगे उसको, उसमें एक्टिविटीज भी डिजाइन करेंगे इन हायरार्किकल ऑर्डर, क्विजेस भी डिजाइन करेंगे असेसमेंट के लिए. लेकिन वो क्विजेस भी जीरो, जहां पे कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, उसी लेवल से शुरू करके धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे. कुछ इनोवेटिव मेथड भी आप सोचिए जो कि आप यूज कर सकते हैं. ये आप नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट यू कैन कैरी इट आउट एज एन एक्टिविटी. ये छोड़िए. अभी ये मैं लिंक करना चाहती हूँ, जैसे मैंने शुरू से आप लोगों को पूछी थी कि आप अपने स्कूल की एक्सपीरियंस एक सोचिए जहाँ पे आपके टीचर के साथ आपकी कोई इंटरेक्शन हुई हो, क्लासरूम में कुछ लर्निंग किए होंगे, which probably would like still to remember. अगर उस तरह से सोचेंगे, what if my teacher or your teacher knew brain development is helped when children are encouraged to be active, to question, to build their own meanings. Young children's brains process information best in wholes. Positive maturing environments are important for healthy brain development. Stressful environments can reduce brain cells and neural कनेक्शंस. अगर मेरी टीचर को पता होता तो मेरे साथ ये शायद नहीं होता. तो यही मैसेज के साथ मैं बोल रही हूँ आज कि वी शुड हैव एन इमोशन फ्री क्लासरूम विथ learning material as well as learning classroom lesson plans designed as per the developmental level of the child with knowledge of neural connections and brain growth, so that we can have an efficient learning environment for better development of children. So we can teach by our teaching objective should be to strengthen prefrontal cortex, because we are talking of adolescents. We should reduce stress, give challenging tasks with caution so that they can perform the task, help them understand how the brain is developing. So if they don't learn the way you teach, then teach them the way they learn. So we should teach them as per their learning style, their learning interest, their learning whatever they want to do. It's not that what we have designed ourselves to. Okay. Thank you. Do you want to ask any question? There is in the go-kart video, there was the result was that when the peer group is there, the performance of the participants were affected. Peer group when they're exciting. When they're exciting the group. So, similarly, a kind of a situation is there in the classroom also, when peer groups are there who are trying to, affect the student who is performing in the classroom. So, is there any particular strategies by which we can overcome this kind of situation in the normal classroom, so that they can, a particular student not get influenced by the peer group and can perform really well without concerning about other situations in the classroom which is going on? Is there any kind of... So what exactly you're trying to say is, suppose a student is doing something, the peer group is interfering with the performance by disturbing the child?
Yeah, somewhat like, somehow social learning is effective, undoubtedly, but this is also, we generally see in the classroom that peer group is affecting it negatively to the student, to a particular child. Negatively means disturbing or what? Yeah, in terms of Disturbing. yeah, Like distraction. suppose the one child is performing a task, other children are disturbing. Yeah. So first of all, it's a matter of classroom management, like teacher will need to manage the class properly so that others are not disturbing. But if it's a group of adolescents, then they'll always have a tendency to do it. So if it would be my class, then I would engage some of these peers in doing the same type of a task in a different setting, so that they will be engaged in their own task rather than disturbing this particular person. So I want to engage individual, because why it is happening? Because I'm attending to only one student, not the others. So others I would be interfering. So that should not happen in the class. I'll be paying attention to all of them equally, so that the others will also be engaged in their own task. Maybe distributing the task as per the learning level of Level of the child, and you can also you have to engage them. So let them do some activities so that they will not disturb the other person. Another thing is, it can be avoided by engaging them in group task performance. Rather than giving it one task to one child, if you engage the group in a task, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क दे दिए, तो उसमें बाकी लोग भी एंगेज है, तो डिस्टर्बेंस की वहाँ पे सिचुएशन ही नहीं आएगी. Actually, we are facing situations like when only boys are in the classroom, only boys are there, and there is another situation when there are mixture of boys and girls. When the boys are sitting with the girls, they used to behave themselves very well, whereas when the boys are there separately sitting in the classroom, they do disturb the class more, or they behave in the other way. So what sort of brain functions which you can correlate with these situations, and can give some suggestions how to handle the boys when they are sitting separately, like when they are sitting in the... No, what probably you are trying to say is, if it's a mixed group, yes, in terms of boys and girls in a class, in comparison to a setup where only boys are there, so only boys, no disturbance, no interference, but in case of the other group, there is. No, I am telling in the other way. Actually, when they are sitting with the girls, they behave well. They behave well. They behave well. They keep themselves quiet, calm, and they behave like they are very helpful and they are very sincere, studious, etc. But when they ask... There is a concept called impression management. So they want to impress the that girls. is the reason behind that. But how to control, or how you can connect some the brain functions to the classroom when the boys, when sitting separately, are behaving in the other way? Its brain function similarly, I was talking about amygdala, the limbic system, which is primarily it's a reward system which is working there. Now in front of the girls, if they will behave notoriously, then the girls will not be impressed. So they would like to impress them because that is a rewarding thing for them. So their reason is overpowering their reward. But in the other case, the reward system is more active. So when I am saying that prefrontal cortex is maturing, so it's a close link between prefrontal cortex and amygdala. It doesn't mean that amygdala is completely overpowering them in any activity that they do. There are some phenomena like impression management which would also happen when they want to impress the girls, because during that time they are also attracted towards the opposite sex. That's the because of the physiological changes, hormonal changes that is happening. So it's a bargain between the reward system and the rational system. The reward system is the amygdala and the prefrontal cortex is the rational system. Thank you. We can think of some strong rewarding system which is more, rather than impressing girls, should there some more, teachers should think of some strong rewarding system which can overcome this. In the other group where the boys are there. Rewarding means you have to engage them in activities where they
feel, they enjoy it. They engage in activities rather than reading or listening to the teacher. So listening to the teacher is the most boring thing in the life of a person, probably. Do not engage yourself in lecturing. Practice is the most important way through which you can engage them. Applied teaching is more important. Thank you.